तो आप लोग तो बैठ करके आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा होगा। चलिए, आकाश गंगा तक हम लोग क्लियर कर लिए थे। नहीं, ब्रह्मांड के पिंड में नेक्स्ट पिंड हम लोग जो लिखे थे उसमें क्या था? तारामंडल। तो इसको बंद कर दो प्लीज। चलिए, तारामंडल, ये नाम कभी सुने हैं? उसको भी लगा दीजिए कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। एकाग्रता प्रभावित होता है। चलिए, आप बैठिए। लिखिए, तारामंडल। इनकी विशिष्ट आकृति होती है। इनकी विशिष्ट आकृति होती है और इनका अपना एक समूह होता है। इनकी विशिष्ट आकृति होती है और इनकी क्या लिखे लास्ट पॉइंट? समूह होता है। वर्तमान समय में ब्रह्मांड में 89 तारामंडल हैं। 89 तारामंडल हैं। जैसे देखिए, इसका जो एग्जाम्पल होगा वही क्वेश्चन का आधार बनेगा। बताए हैं आप लोग को शुरू दिन ही। हाइड्रा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे सेंट्रोस इत्यादि। बीटलगीज, हालुक्लीज, अंतारिस, हाइड्रा, सेंट्रोस, तीनों याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारामंडल। हो गया?
आगे लिखिए, भारत में तारामंडल के दो समूह हैं। भारत में तारामंडल के दो समूह हैं। भारत में तारामंडल के दो समूह हैं। दो समूह हैं। पहला नाम लिखिएगा ध्रुव तारा। नाम सुने हैं, बहुत सुनते होंगे, ध्रुव तारा। दूसरा, ये भी नाम सुने होंगे, सप्तर्षि। नाम सुने हैं ना। इसको बोलते हैं लोडेस्टर और इसको ग्रेट बियर। भारत में दो तारामंडल समूह हैं। पहला है ध्रुव तारा और दूसरा है सप्तऋषि। ध्रुव तारा देख देख करके लिखिए। ध्रुव तारा आकाश में, ध्रुव तारा आकाश में हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल में लोगों को दिशा भ्रम होने की स्थिति में, प्राचीन काल में लोगों को दिशा भ्रम होने की स्थिति में ध्रुव तारा काफी सहायक सिद्ध होता था। ध्रुव तारा काफी सहायक सिद्ध होता था। उस दिन हम लोग चर्चा किए थे, जब ब्रह्मांड में हम लोग, जब आध्यात्मिक विचारधारा में हमने आपको बताया था कि जब साइंटिफिक व्यू का खोज नहीं हुआ, यानी वैज्ञानिक पद्धति की खोज नहीं हुई भौगोलिक रूप से, तब तक हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग आध्यात्मिक से जोड़ के हम लोग पढ़ते थे, मानते थे। आपको बताया भी थे उस दिन ब्रह्मांड से संबंधित बात में। टॉलमी आता है, बहुत रिसर्च होने के बाद, और ना जाने कितने विद्वान आते हैं। तो उसी दरमियान आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जब लोगों को साइंटिफिक व्यू की जानकारी नहीं थी, खास करके भारतीयों को, तो उनके दिशा निर्धारण करने का एक सूचक था। कौन? ध्रुव तारा। कौन है? ध्रुव तारा। सूचक, दिशा निर्धारण की एक सूचक ध्रुव तारा, और कुछ खास नहीं है। एक आधार और आपको बताए थे आध्यात्मिक विचारधारा में, वो क्या है? शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनका दिशा क्या होता है? बताए हैं आपको, हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। बताए थे आप लोगों को कि जाके देखिएगा, किसी भी मंदिर को देखिएगा, उसमें सबसे मुख्य जो होता है आधार क्या होता है? वो नॉर्थ को दिखाता है। ऐसे भी आप देखते होंगे, मानचित्र जब भी आप देखेंगे तो मानचित्र पर हमेशा आपको एटलस पर दिखाई पड़ेगा नॉर्थ, ये सूचित किया जाता है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, और आप देखते होंगे पृथ्वी में फिजिक्स के माध्यम से चुंबक के दो ही दिशा होते हैं। कौन कौन दिशा होता है? समझ गए बात को? तो आधार था, ये माना जाता था, जो ध्रुव तारा संकेत करता है। ठीक है, और कुछ है नहीं विशेष, इस पर हम लोग को उतना चर्चा करना नहीं है। अगला है, सिर्फ आगे लिखेंगे सप्तऋषि। सप्तऋषि को हम लोग दो ही बातों में लिख देंगे, 7 ऋषियों के नाम पर है। अभी आपको लिखे हैं ऊपर में कि इनकी विशिष्ट आकृति होती है और इनकी अलग पहचान समूह होता है। तो 7 ऋषियों के आधार पर, ऋषि प्राचीन काल में भारत में, तो आप जानते हो कि भारत क्या है? ऋषि मुनियों का देश भी रहा है, और सभी ऋषि का अपना एक पहचान होता है। समझ गए बात को? ये 7 ऋषि खास करके यही था, दिशा निर्धारण के काम करता था।
और ये 7 ऋषि का नाम अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, जानते होंगे आप लोग इतिहास में। ठीक है, विश्वामित्र नाम सुने हैं? 7 ऋषियों के नाम पर तारामंडल समूह भारत में था। विश्वामित्र ऋषि की अपनी एक अलग पहचान थी। विश्वामित्र ऋषि अगस्त, भृगु ऋषि तीसरा, भृगु लिख दें, भृगु, अगस्त्य, विश्वामित्र, सबसे गुसैल प्रवृत्ति के दुर्वासा और परशुराम थे। अत्रि, कश्यप, कैगो हो गया जी। और एक और है वत्स। बस ये 7 ऋषियों की अपनी पहचान थी। ध्रुव तारा ही है जिसकी अपनी नाम है। सतभैया जिसको कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, गांव में सुनते होंगे। दिशा निर्धारण करने का एक माध्यम था। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि गांव के हमारे जो पुराने लोग होंगे वो सूर्य की किरणों के आधार पर यह संकेत दे देते हैं कि इतना टाइम हुआ है ना। उस समय वैज्ञानिक करण की खोज नहीं थी। जब हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से, खास करके देशांतर रेखा के माध्यम से हम लोग समय की गणना करते हैं। तो जब तक हम देशांतर रेखा को नहीं जानेंगे तब तक हम समय की गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो नए नए रिसर्च जैसे जैसे आएगा चर्चा में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान में रखिएगा कि ज्योग्राफी में 2 चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है डायरेक्शन, जिसको आप दिशा कहते हैं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और एक होता है लोकेशन, स्थान। ये रीढ़ है और ये दोनों को देखने के लिए आपको मैप आना चाहिए, मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन और स्थान। जैसे डायरेक्शन अगर इसको हम साबित करें तो कैसे साबित करेंगे? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत, अब हिमालय पर्वत के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जैसे ही हिमालय पर्वत की चर्चा होगी तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हिमालय पर्वत है कहाँ? नहीं है कहाँ, उसका विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, सवाल आएगा। दिशा मुख्य रूप से तो हम लोग यही में ईस्ट वेस्ट और ये आपका साउथ, इसी के इर्द गिर्द। और इसको समझने के लिए ही हम लिखे थे आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। जब ग्लोब पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी का मेन आधार यही है, समझ रहे हैं बात को। और आपके पढ़ने में और हमारे पढ़ने में यही फ़र्क है कि आप अभी तक जब पढ़ रहे होंगे तो यही चीज़ पढ़ रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ते होंगे तो सिर्फ आप रीडिंग दे देते होंगे। ठीक है, लेकिन रीडिंग के बाद आप देखते होंगे कि जो भी बातें हैं वो मानचित्र से सिद्ध है, मानचित्र पर दिया गया है। मानचित्र से अगर उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आधार है। लोकेशन से आजकल सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इससे आता है। देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्थान है कहाँ, किन किन देशों के बीच है, कोई चर्चा में है। बताए थे आप लोग को करेंट में, जब भी कुछ चर्चा में आए तो प्रश्न बन जाएगा। जैसे अभी देखे होंगे आप कि भारत चीन से बड़ा विवाद वाला रिश्ता रहा है। अब भारत चीन से विवाद रहा है तो आपको पता होगा, देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एरिया, ये पूरा का पूरा इलाका लद्दाख वाला, ये तो है पूरा छोटा सा कश्मीर अब हो गया ये पूरा। अब देखिए यहाँ चर्चा होगा पैगोंग, पैगोंग झील,
है ना जी। ज्योग्राफी का सवाल भी है, करेंट का सवाल भी है, किसके लिए विवाद हुआ। ठीक है, यहीं आप देखिएगा अभी उत्तराखंड और भारत और नेपाल के बीच विवाद हुआ था, काला पानी, यहीं पर है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा, तुरंत ये सबको एटलस पर एक बार देख लीजिए। क्यों चर्चा में रहा, क्वेश्चन पूछे, यही आता है, यही डिमांड है आज के समय की परीक्षा का। विषय से जोड़ के प्रश्न आते हैं, करेंट अफेयर से सबसे अधिक सवाल इसी माध्यम से ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला जो हमारा पिंड है, आकाशीय पिंड, वो है क्या है, स्टार, तारा। तारा, तारा, स्टार। लिखिए, निहारिका के गैसीय बादल के, निहारिका सबसे शुरू में हम लोग लिखे थे, निहारिका के गैसीय बादल के, निहारिका के गैसीय बादल के सिकुड़ने से, निहारिका के गैसीय बादल के सिकुड़ने से, सिकुड़ने से तारा का निर्माण होता है। लेकिन इनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत, लेकिन इनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रमाणित होता है। के द्वारा प्रमाणित होता है, जिसमें तारा के केंद्र में स्थित, जिसमें तारा के केंद्र में स्थित तारा के केंद्र में स्थित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखिएगा 71% हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार बदलना, हीलियम में लगातार बदलना, हीलियम में लगातार बदलना जारी रहता है, जारी रहता है। हीलियम जहां लिखे होंगे वहां लिख लीजिए प्रतिशत 26.5%, 26.5%। ठीक है, लगातार बदलना जारी रहता है, जिससे जिससे ऊर्जा का प्रसार होता है, जिससे ऊर्जा का प्रसार होता है, जिससे ऊर्जा का प्रसार होता है, ऊर्जा का प्रसार होता है। ठीक है, जो बच गया पॉइंट उसमें आप जान लीजिए कि धूलकण वगैरह आंशिक तौर पर होते हैं, उस दिन हम बताए भी थे। कि अब आपको लगता होगा, जैसे आप उदाहरण लिख लीजिए कि जैसे सूरज, सूरज के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नाम सुने हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद लिखिएगा आद्रा, उसके बाद लिखेंगे सीरियस, सीरियस इसी को बोलते हैं डॉग स्टार। उसके बाद लिखेंगे एप्सिलॉन अरेगी, इत्यादि।
ये जो है हमारी सूर्य से 27 लाख गुना बड़ा है। ये जो है 20 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये सूर्य से 9 गुना बड़ा है। ये सूर्य से 6 गुना बड़ा है। सबसे चमकीला तारा क्वेश्चन पूछता है, सीरियस, लिख लीजिएगा डैश दे करके नीचे। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, डॉग स्टार। सीरियस या साइरस लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं ना, ब्रह्मांड में अभी थोड़ा अजनबी अजनबी जैसा लगेगा नहीं। क्या हुआ? चलिए, इतने तारे हैं और न जाने कितने तारे हैं। आकाश गंगाओं के सम्मिलित समूह तारे कहलाते हैं, अनंत ताराओं के सम्मिलित समूह हैं। लेकिन ये मुख्य हैं, जो 3-4 नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इनके ऊर्जा का मुख्य स्रोत अभी बताए हैं। तो अब आप बताएं कि क्या सूर्य के केंद्र के जो हाइड्रोजन हमने लिखवाया 71%, ये कभी न कभी समाप्त होगा कि नहीं? बताए थे हम लोग उस दिन, आकाश गंगा में चर्चा किए थे कि इसके केंद्र के हाइड्रोजन क्या होंगे, एक न एक दिन समाप्त होंगे। ऐसे ही आप बताते हैं कि भूगोलविदों के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा हमारी सूर्य की आयु क्या है, निर्धारित है। कितनी आयु है? 5 से 6 अरब वर्ष बताई गई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बताए थे कि जब यह केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो उस तारे की स्थिति क्या होगी? वो बिल्कुल कैसा तारा हो जाएगा? मरणासन स्थिति में आ जाएगा, तारा की मृत्यु हो जाएगी। और वो कैसा दिखाई पड़ेगा? रेड कलर बताए थे आपको, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल भाषा में रक्त दानव कहते हैं। बताए थे आपको कि रक्त दानव कहलाता है, जो हम चर्चा किए थे ब्लैक होल थ्योरी का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा जिसको आप क्या कहते हैं, मंदाकिनी, और हमारी आकाश गंगा के किस आकार में निहित है? उसका नाम है स्पाइरल, जिसको सर्पिलाकार कहते हैं। चर्चा किए थे हम लोग कि हमारी मंदाकिनी जो है किस प्रकार की आकाश गंगा में स्थित है, सर्पिलाकार में, और उसी में सूर्य भी है, बताए थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का जो आएगा पिंड, वो क्या है, क्या लिखे हैं? ग्रह, प्लेनेट लिख लीजिए। सारे बारी बारी से सभी पिंडों को आज हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर सिस्टमैटिक तरीके से आएंगे। जब तक पूरे ब्रह्मांड को समाप्त नहीं करेंगे, सौरमंडल को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक फिर ग्लोब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, हैं? ये जरूरी है। ठीक है, लिखिए ग्रह, प्लेनेट, डैश दे करके लिखिए। किसी केंद्रवर्ती तारे की परिक्रमा करता है। ग्रह किसी केंद्रवर्ती तारे की परिक्रमा करता है। केंद्रवर्ती तारे की परिक्रमा करता है, बात समझ रहे हैं? केंद्र में क्या है? सूर्य, और इसकी ये क्या है? पृथ्वी। ये परिक्रमा कर रहा है किसका? सूर्य का। किसी केंद्रवर्ती तारे की क्या करता है? परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। और इससे तारे की पहचान हमने बताया था आपको उस दिन। तारे में क्या होता है बताए थे उस दिन कि तारे में स्वयं का प्रकाश और हीट नहीं। चलिए, तो इससे ग्रहों को
इससे ग्रहों को प्रकाश एवं ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे ग्रहों को प्रकाश एवं ऊर्जा की प्राप्ति होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जो इस प्रकार है। पहला नाम लिखिएगा बुध। क्रम से हम लोग लिखेंगे सूर्य से दूरी के हिसाब से। पहला बुध, दूसरा शुक्र, इसी को मरकरी बोलेंगे, बुध को। शुक्र को वीनस कहेंगे। ठीक है। तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, मार्स, मंगल लिखे। नेक्स्ट बृहस्पति, जुपिटर। उसके बाद लिखिएगा शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, लास्ट ग्रह लिखेगा वरुण, नेपच्यून। यही ना है जी। जबकि सन 2006 ईस्वी से पहले, कुल ग्रहों की संख्या 9 थी। कुल ग्रहों की संख्या 9 थी। बात समझ रहे हैं? 9वां ग्रह प्लूटो हुआ करता था। 9वां ग्रह प्लूटो हुआ करता था। प्लूटो, जिसको हिंदी में हम लोग यम कहते हैं। प्लूटो हुआ करता था, जिसे 24 अगस्त 2006 ईस्वी को, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा आयोजित सम्मेलन जो यूरोप महाद्वीप के चेक गणराज्य, यूरोप महाद्वीप के चेक गणराज्य, एटलस खोल लीजिए। यूरोप महाद्वीप जिनके पास है बोले हैं, यूरोप महाद्वीप के चेक गणराज्य है ना जी। एटलस खोल लीजिए। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग शहर में, प्राग शहर में मिला नहीं मिला? चेक रिपब्लिक होगा लिखा हुआ। ऑस्ट्रिया होगा, स्विट्जरलैंड होगा, बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं।
पोलैंड है, जर्मनी है, सब तो सटा हुआ है, सर्बिया है, नहीं मिला। तुम कौन महाद्वीप निकाला है? हाँ, यूरोप महाद्वीप। एटलस देखने के लिए आप लोग को बताए थे, शुरू दिन ही बता दिए थे, और सभी लोगों से हमने शुरू दिन ही बताया था आप लोग को कि आप लोग एटलस ज़रूर खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट। स्टूडेंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल भी है तो कोई बात नहीं है, पहले से है, ठीक है। और जैसा ही मिलता है उसको घेरने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग, प्राग, ठीक है। प्राग शहर में ये सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। शब्द को वाक्य को पूरा कर लीजिए। क्या लिखे? हाँ, प्राग शहर में वैज्ञानिकों के समूह के द्वारा, वैज्ञानिकों या भूगोलविदों के समूह के द्वारा इसकी ग्रह की मान्यता, प्लूटो के ग्रह की मान्यता, प्लूटो की ग्रह की मान्यता ग्रह की मान्यता को रद्द कर दिया गया, को रद्द कर दिया गया। और आधार यह बताया गया कि और आधार यह बताया गया कि और आधार यह बताया गया कि प्लूटो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है, प्लूटो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। प्लूटो सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है और इसकी कक्षा भी वृत्ताकार नहीं है, और इसकी कक्षा भी वृत्ताकार नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे एक नए ग्रह की श्रेणी में, वैज्ञानिकों ने इसे एक नए ग्रह की श्रेणी में रख दिया, जिसे बौने ग्रह कहा जाता है। बौने ग्रह, बौने ग्रह कहते हैं, ठीक है, बौने ग्रह कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे कुछ प्रमुख बौने ग्रह, कुछ प्रमुख बौने ग्रह, यही परीक्षा में पूछा है। कुछ प्रमुख बौने ग्रह, एक नाम लिखेगा इरिस, इरिस, एक नाम लिखेगा चेरोन, एक नाम लिखेंगे सेरेस, और एक नाम लिखेंगे कोड में है UB 313 2003 इत्यादि। नया नया खोज होता है, जिसको मान्यता मिलता है उसको लाया जाता है। UB 313 2003 कोड है। परीक्षा में दे देगा आपको नाम, पूछ देगा कि कंप्यूटर का कोई बात है या क्या है, इसलिए यही पकड़ना है। ये सब बौने ग्रह की श्रेणी में, ठीक है। आगे लिखेंगे ग्रह को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रह को दो भागों में बांटा जाता है, ग्रह को दो भागों में बांटा जाता है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार।
पहला बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। पहला बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह कहते हैं। इस ग्रह की या इन ग्रहों की घनत्व सबसे अधिक होता है। इन ग्रहों की घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि आकार छोटा होता है। घनत्व सबसे अधिक होता है लेकिन आकार छोटा होता है। छोटा होता है। यह ग्रह या ये ग्रह ठोस रूप में दिखाई पड़ते हैं या ठोस रूप में हैं। पृथ्वी कैसा है जी? ठोस रूप में दिखाई पड़ता है। बात समझ लीजिए। कहने का अर्थ ये हो गया कि सूर्य से जो 4 ग्रह हैं इनका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है। और इन्हीं घनत्व के आधार पर आकार छोटा है, इसलिए इसको हम लोग पार्थिव ग्रह की श्रेणी में, या इसी को कह सकते हैं, एक शब्द और लाएंगे, इसी पार्थिव ग्रह को आप कह सकते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। देखिएगा, आंतरिक ग्रह। पार्थिव ग्रह इसलिए कि सब के सब जो है एकदम पृथ्वी के समान है, ठोस। ये चारों ग्रह में पार्टिकुलर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुध का होगा, शुक्र होगा, ऐसे बढ़ते क्रम हो जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा घनत्व तो बुध का हो जाए, उसके बाद पूरे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। पृथ्वी के समान